69 बीसी में इजिप्ट के रॉयल महल में एक लड़की पैदा हुई, क्लेयोपत्रा। वो सिर्फ रानी नहीं बल्कि एक ऐसी लीडर बनने वाली थी जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को चैलेंज करेगी। क्लेयोपत्रा का जन्म पेटोलमिक में हुआ था, जो ग्रीक ऑर्गन की फैमिली थी लेकिन इजिप्ट पर रूल करती थी। बचपन से ही उसने अलग सोच दिखाई। जब बाकी राजकुमार राजकुमारी लग्जरीज में जी रहे थे, तब क्लेयोपत्रा लैंग्वेज और पॉलिटिक्स सीख रही थी। कहा जाता है कि उन्हें 6-7 लैंग्वेज आती थी। बचपन में ही उसने समझ लिया था कि सिर्फ खूबसूरती से नहीं, दिमाग से राज किया जाता है। क्लेयोपत्रा के पिता पेटोलमी, उन्होंने अपनी पावर को बचाने के लिए रोम पर डिपेंड किया, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन रहा था। क्लेयोपत्रा ने बचपन से ही देखा कि पॉलिटिक्स में ट्रस्ट कम, पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब उसके पिता का निधन हो गया, तब क्लेयोपत्रा का मिस्र की गद्दी में बैठने का वक्त आ चुका था। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। उसे अपने ही परिवार के लोगों के साथ विद्रोह करना पड़ा, खासकर उसके छोटे भाई के साथ उसके सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया। मिस्र की राजनीतिक बहुत ही अस्थिर थी, हर कोई सत्ता हासिल करना चाहता था। क्लेयोपत्रा ने अपनी हिम्मत और समझदारी से हालात संभालने की कोशिश की। उसने यह समझ लिया था कि अकेले लड़ना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए उसने बाहरी मदद लेने का फैसला किया। इसी दौरान उसका ध्यान रोम की ताकत की तरफ गया, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति थी। रोम की महान सेनापति जूलियस कैसर का नाम हर जगह गूंज रहा था। क्लेयोपत्रा ने उससे मिलने की योजना बनाई। कहा जाता है कि वो खुद को एक कालीन में लपेट कर कैसर के पास पहुंची ताकि वो सीधा उससे मिल सके। कैसर उसकी बुद्धिमानी और आत्मविश्वास देखकर बहुत ही प्रभावित हो गया। दोनों के बीच एक मजबूत संबंधन बना, जो राजनीतिक और निजी जीवन दोनों में महत्वपूर्ण था। कैसर ने क्लेयोपत्रा की मदद की और उसे मिस्र की रानी के रूप में स्थापित कर दिया। इस तरह क्लेयोपत्रा ने अपनी सूझबूझ से अपनी गद्दी को भी बचाया और अपने राज्य को मजबूत भी किया। कैसर के साथ संबंधों के कारण क्लेयोपत्रा की ताकत और भी बढ़ गई। उसने अपनी ताकत को स्थिर करने के लिए उसने कई सुधार किए। मिस्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उसने व्यापार को बढ़ावा दिया और जनता के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी। वो चाहते थे कि उसका राज्य शक्तिशाली बने। क्लेयोपत्रा ने अपनी छवि एक समझदार और प्रभावशाली शासक के रूप में बना और इसी बीच रोम की राजनीतिक उथल पुथल हो गई। कैसर के दुश्मन बढ़ते जा रहे थे और हालात तेजी से बिगड़ रहे थे, जिसका असर क्लेयोपत्रा के बीच भी पड़ने वाला था। जब जूलियस कैसर की हत्या हुई, तब क्लेयोपत्रा को एक बड़ा झटका लगा। उसका सबसे बड़ा सहारा खत्म हो चुका था। उसे फिर अपनी सत्ता को बचाने की चुनौती का सामना करना पड़ा। लेकिन क्लेयोपत्रा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने तुरंत राजनीतिक समीकरण बनाना शुरू किया। इस बार उसने रोम के एक और शक्तिशाली नेता मार्क अंटोनियो से हाथ मिलाया। मार्क भी क्लेयोपत्रा की बुद्धिमानी से प्रभावित थे और दोनों के बीच गहरा संबंध बन गया। क्लेयोपत्रा और मार्क अंटोनियो का गठबंधन सिर्फ प्रेम तक सीमित नहीं था, हालांकि ये एक राजनीतिक साझेदारी थी। दोनों ने मिलकर अपने दुश्मनों का सामना किया और अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की। क्लेयोपत्रा ने अंटोनियो का पूरा समर्थन किया। दोनों ने मिलकर कई अभियानों की योजना बनाई, लेकिन रोम में मार्क के भी दुश्मन बढ़ने लगे। खासकर एक्टिवन को यह रिश्ता बिल्कुल नहीं पसंद था। वह क्लेयोपत्रा को एक खतरे के रूप में देखता था। उसने मार्क अंटोनियो के खिलाफ प्रचार करना शुरू कर दिया। उसने मार्क और क्लेयोपत्रा के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची। उसने रोम की जनता को उसके खिलाफ भड़काया, उन्हें देशद्रोही साबित करने की कोशिश की। धीरे धीरे हालात युद्ध की तरफ बढ़ने लगे। क्लेयोपत्रा और मार्क ने इस चुनौती का सामना करने के लिए अपनी सेना को तैयार की। दोनों जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सब कुछ उस युद्ध पर निर्भर था। 31 बीसी में प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसे बैटल ऑफ एक्टिम के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध क्लेयोपत्रा और मार्क के लिए निर्णायक साबित हुआ। उनकी सेना ने पूरी कोशिश की,
लेकिन एक्टिविन की रणनीतिक और ताकत के सामने वे नहीं टिक पाए। युद्ध के दौरान उनके गलत फैसलों ने उन्हें और कमजोर कर दिया, अतः उन्हें हार का सामना करना पड़ा और पीछे हटना पड़ा। यह हार उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। यह हार के बाद क्लेयोपात्रा और मार्क की शक्ति बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। यह युद्ध को हारने के बाद क्लेयोपात्रा और मार्क की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। उनके दुश्मन लगातार मजबूत होते जा रहे थे। मार्क अंटोन मानसिक रूप से टूटने लगा था। उसे अपनी हार का गहरा दुख था। क्लेयोपात्रा ने उसको संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात उसके हाथों से निकलते जा रहे थे। अब उनके पास बहुत ही कम विकल्प थे और हर तरफ खतरा ही खतरा नजर आ रहा था। हालात इतने बिगड़ गए कि मार्क अंटोनियो ने आत्महत्या कर ली। यह क्लेयोपात्रा के लिए बेहद दुखद क्षण था। अब वह पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। एक्टिविन की सेना उनके करीब पहुंच चुकी थी। उनका अंत लगभग तय था। क्लेयोपात्रा ने समझ लिया कि अब बचना संभव नहीं। उन्होंने अपने सम्मान को बचाए रखने के लिए कठिन निर्णय लिया। अंत में क्लेयोपात्रा ने आत्महत्या कर ली। इसी के साथ मिस्र के महान युग का अंत हो गया। उनकी मौत के बाद मिस्र पूरी तरह रोम के अधीन में हो गया। क्लेयोपात्रा की कहानी सिर्फ एक रानी की नहीं, बल्कि एक मजबूत, बुद्धिमान और साहसी महिला की कहानी थी, जिसने हर मुश्किल का सामना डट कर किया। आज भी उसका नाम इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाता है।